हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट वो एनटीएससी एग्जाम में आ सकता है। तो वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, तो आज मैथ भी करेंगे हम लोग। मैथ कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा मैथ करेंगे और फिर मैथ्स भी करेंगे। तो आई होप कि एनसीईआरटी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। अब जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये टॉपिक है, ये बेसिकली कॉमन टॉपिक हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है आपकी बुक में, उसमें भी है और यहाँ भी है, ये दोनों जगह पे है। तो देखते हैं अभी। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, उसमें आपको करने के लिए फिर काफ़ी कम रह जाएगा। मतलब अगर ये आप अच्छे तरीके से भी कर लेते हो तो वो समझो कि डन ही है। 80%, लगभग 60-70% तो एटलीस्ट डन है वो चैप्टर। इसमें हम लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो सबको पता है कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सबको पता है। अच्छा, इसके देखो मैंने एग्जांपल्स लिखा हुआ है, ये आपके मॉड्यूल से मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो देखो जैसे ये दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं, एक है 2x² माइनस एक्स माइनस थ्री और दूसरा है x² माइनस एक्स माइनस थ्री। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, इसमें ध्यान से अगर आप देखो तो पहला वाला जो पॉलिनोमियल है आपका 2x² माइनस एक्स माइनस थ्री, इसको ना आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इजिली फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे क्या होगा, -3x प्लस 2x और -3 हो गया, फैक्टराइज हो जाएगा। क्या फैक्टर बनेगा, इसमें कर रखा है तो मैं देख करके लिख देता हूँ। 2x प्लस 1 आएगा फैक्टर, दूसरा 2x माइनस थ्री आएगा फैक्टर। तो यहां से अगर फैक्टराइज हो गया तो जीरो भी आ गया। जब फैक्टराइज हमने कर दिया तो जीरो भी हमने एक्चुअली निकाल लिया। जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, एक तो -1/2 आएगा, एक 3/2 आ जाएगा। तो जीरो निकालना यहाँ पर बहुत इजी था, क्योंकि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के हमें एक इजी वे में फैक्टर्स दे रहा है। लेकिन ये दूसरा एग्जांपल जो है बेटा, ये x² माइनस एक्स माइनस थ्री, इसको देखो तो आसानी से आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये फैक्टराइज आप आसानी से नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ना एक फार्मूला होता है जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं, और ये फार्मूला आपको डायरेक्ट जीरोस दे देता है। जैसे यहाँ पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरो निकाला है, श्रीधराचार्य फार्मूला जो है वो किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, और वो ए एक्स स्क्वायर अगर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो आपके पास जो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जो जीरोज होते हैं वो ये एक्सप्रेशन है। देखो ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन दिखेगा आपको। कई बच्चे जानते होंगे इस चीज को, मेरे ख्याल से जो एक्स्ट्रा पढ़ते होंगे या किसी के स्कूल में अगर चल रहा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर करा दिया गया होगा तो वो जानते होंगे कि ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी यही सीखेंगे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब हम फैक्टराइज ना कर पाए, मिडिल टर्म स्प्लिट ना कर पाए, तब हम जीरोस कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए ये फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे एंशिएंट इंडिया में, तो उन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ था। और ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो पूरी दुनिया मानती है इस चीज को। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री वाज स्टार्ट इन इंडिया, और आर्यभट्ट ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिफाइन किया था। सिमिलरली श्रीधराचार्य फार्मूला इज ऑल्सो वेल नोन फार्मूला, जो कि पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि ये फार्मूला इंडिया से आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा कि अब कैसे इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, यूं कहें कि जीरो कैसे निकालते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना करके, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये फार्मूला मैं आपको बस डायरेक्ट रिजल्ट में पहुंचा दूंगा, लेकिन देखो कि मैं एक एग्जाम्पल से लेके आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे मान लो x² माइनस एक्स माइनस थ्री है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सिंपल करने के लिए ना इसको मैं 2x ले लेता हूँ। x² माइनस 2x माइनस थ्री है। ठीक है, अगर मैं अगर मैं इसको x², अच्छा जीरो के इक्वल लिख देते हैं। जीरो के इक्वल क्यों लिखते हैं पहले, क्योंकि मैं इसका जीरो फाइंड करना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x² माइनस 2x माइनस थ्री है, और ये तो फैक्टराइज हो जाएगा आई थिंक। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। अब ले लो, देखो -2x माइनस फोर कर दिया, अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, माइनस है इसलिए, प्लस होता +4 होता तो फैक्टराइज हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता।
नहीं, तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, आई एम सॉरी, तब भी नहीं बनता। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर है। अब ये फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप आसानी से नहीं कर सकते हो इसको। तो बेटा देखो, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर जो है आपका पॉलिनोमियल, हम इसका जीरो फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। और इसको जीरो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसको जीरो के इक्वेट कर दिया। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन क्या है, जो ये श्रीधराचार्य जी ने बताया था ना, और श्रीधराचार्य जी तो स्मार्ट थे, तो उन्होंने तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए बता दिया। हम लोग क्या करते हैं, अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इसी बात को, श्रीधराचार्य फार्मूले को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये दो टर्म को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है। इसमें ना कुछ अगर ऐड कर दिया जाए, खाली दो टर्म की बात, ये माइनस फोर को अभी भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए भूल जाओ इसको। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में अगर बेटा हम कुछ ऐड कर दें, वन ऐड कर दें, कुछ मतलब यहाँ ऑब्वियसली कुछ नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ऐड करेंगे ताकि ये दो टर्म और जो ऐड किया है वो तीन टर्म हो गए मिला करके, तो ये तीनों टर्म मिल करके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वन अगर ऐड करते हैं तो वन माइनस भी करना पड़ेगा, वन माइनस भी करना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया सबको। वन अगर ऐड कर दें और वन माइनस कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वन ऐड कर दिया और वन माइनस भी कर दिया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यस है कि सर, नहीं। यस हाँ, सर। अब इससे बेटा देखो फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन जैसे ही आपने किया ना, तो आप इन तीनों टर्म्स को मिला के आप इसको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हो। एग्री करते हैं सभी बच्चे इस बात पे? हाँ, यस सभी बच्चे सर, एग्री यस करना चाहिए है ना। यस यस हाँ, सर, और ये यस यस और ये सर। माइनस वन माइनस फोर क्या होगा बेटा, माइनस वन माइनस फोर क्या होगा, फाइव। और फाइव राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, फाइव राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस फाइव, माइनस फाइव से प्लस फाइव हो जाएगा। यस सर, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया कि अब हमें खाली क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे बेटा दोनों साइड में, तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर अगर फाइव के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट फाइव होती है। सिमिलरली एक्स माइनस वन का स्क्वायर अगर फाइव के इक्वल है तो एक्स माइनस वन की वैल्यू प्लस माइनस रूट फाइव के इक्वल होगी, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, यहाँ पर किसी चीज का स्क्वायर अगर सपोज फोर के इक्वल है तो वो चीज प्लस माइनस रूट फोर के बराबर हो जाएगी। ये एक्स कुछ भी हो, एक्स की जगह एक्स माइनस वन हो, एक्स की जगह एक्स माइनस टू हो, एक्स की जगह एक्स माइनस थ्री हो, है ना। तो एक्स माइनस वन आपका क्या आ गया बच्चों, एक्स माइनस वन आ गया आपका प्लस माइनस रूट फाइव। और यहां से एक्स की जो वैल्यू है बेटा, ये क्या हो जाएगा, जब वन को उधर ले जाओगे तो वन आ जाएगा, प्लस रूट फाइव और माइनस रूट फाइव, तो ये हो गया, आंसर आ गया, है ना। सो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया यहां पर। और यहां पर यही पर कह सकते हो कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है कि क्या ऐड करना है। जैसे इस यहां पर इस सिचुएशन में आप देखो कि यहां पर हमने क्या किया था, वन ऐड किया था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, जहां पर मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वन ऐड किया था, फिर वन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, वन ऐड किया है तो वन सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और फिर परफेक्ट स्क्वायर जब बन गया तो हमारा काम कंप्लीट माना जाएगा और हो गया। इसके बाद यहां से आसानी से जीरो निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है करने का। लेकिन आपको ये प्रोसेस मैंने समझा दिया कि कैसे आता है, आपको ये सब सारा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सॉरी, ये प्रोसेस आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये गलत बोल दिया मैंने, रट्टा मारने की जरूरत है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फार्मूला याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये जो लास्ट में एंड में जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला आपको लिखने की, याद करने की जरूरत है। ये फार्मूला थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखो ये बड़ा कर देते थोड़ा सा फार्मूला, ये रहा, ये जो फार्मूला आया है ना, ये फार्मूला याद रखने की आपको जरूरत है। बोलो बोलो। सर मैं एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सर जो आपने एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव लिखा है सर, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट में सर, तो ये x इज इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव इसका जीरो, x इज इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव भी इसका जीरो होगा और x इज इक्वल टू वन माइनस रूट फाइव भी जीरो होगा। हाँ 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 हाँ, यही हुआ। ये इसको हम दो तरीके ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू है वन प्लस रूट फाइव और दूसरी वैल्यू है वन माइनस रूट फाइव। इसी को आप चाहो तो अल्फा कह सकते हो, इसी को चाहो तो आप बीटा कह सकते हो, दो वैल्यूज है ना। तो एक्स की दो वैल्यूज होंगी, यहाँ से देख सकते हो आप, है ना। एक्स की दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू होगी वन प्लस रूट फाइव और दूसरी वैल्यू होगी वन माइनस रूट फाइव। ठीक है बेटा, ये समझ में आया सबको? यस यस सर, हाँ। थैंक यू अब सर। देखो बच्चों, आपको याद रखना ये है, आपको याद ये रखना है कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी के फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपको ये याद रखना है, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये होता है फार्मूला निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए,
ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग अभी मेरे ख्याल से अगर अभी 100% नहीं भी समझ में आता है तो कोई इशू नहीं है, 50% भी अगर आपको समझ में आ जाए ये चीज तो 50% हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर लेंगे, क्योंकि वहां तो रिवीजन होगा ही। तो अभी आप लोग ये फार्मूला यूज करके, और मैं आपको जीरोस निकालने के लिए बोल रहा हूँ, वो आप निकाल लो, ठीक है। मैं फार्मूला लिख ओके भी सर। देता हूँ, तो एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो ओके बच्चों, सर। मैं अभी, हाँ, आपका पॉलिनोमियल अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये होते हैं जीरोस, दो जीरोस हैं। इनफैक्ट यहां से ना दो जीरोस हैं, जो देखने में लग रहा है एक ही है, बट दो हैं। एक बार प्लस का साइन लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये दो जीरोस हैं बेटा, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करते हुए ये देखो, पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x माइनस 2, इसके जीरो निकालने। और दूसरा जो है ये है 4x² माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। ये इसके जीरोस निकालने हैं, तो इन दोनों के जीरोस निकालने हैं। तो ऑब्वियसली जानबूझ के ऐसा दिया है कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो आप इसके इन दोनों के जीरोस निकाल करके चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, चाहे आंसर बताओ। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो लिख दो। इन दोनों पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं, और आपके पास 2 मिनट का टाइम है। हाँ, एक बात बता दूं, हिंट दे दूं मैं इसमें, कि बेटा इसमें ना आपको पहचानना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ए है इसमें 2, बी है 3, सी है -2, ए है इसमें 4, बी है -3 और सी है -6। इसी में पुट करनी है वैल्यू, आंसर आ जाएगा। सर हाफ और -2 आ रहा है। हाफ और -2 आ रहा है। Sir, 1/2 and AB minus व्हाट इज 2. कंजुगेट पेयर? Sir, 1/2 and -2. 1/2 एंड 1/2 और -2। -2 आ रहा है। ओके, चलो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में ए है 2, बी है 3 और सी है -2। तो फार्मूला होता है -b, जीरोस जो होंगे इसके ये क्या होंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो -b की जगह पे -3 आ जाएगा, प्लस माइनस b² की जगह 9 आ जाएगा, -4 इंटू a की जगह 2 और b की जगह पे -2, और अपॉन में 2 इंटू ए, 2 इंटू 2। तो ये -3 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 2 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर आ गया -3 प्लस 5। एक बार तो क्या करेंगे, -3 प्लस 5 लेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर -3 प्लस 5 लेंगे जो कि -2 हो जाएगा, -2/4। और माइनस का साइन जब लेंगे तो -3 -5 तो वो -8 होता है, तो -8 हो गया। तो ये आपका -8/4 आ जाएगा। तो आई होप ज्यादातर बच्चों ने, कई बच्चों ने आंसर सही निकाला हुआ है। मेरे ख्याल से सबने आंसर लगभग सही निकाला हुआ है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगा बेटा, ये -1/2 और -2 आएगा। Sir, अगले पार्ट का सॉरी, ये क्वेश्चन एक +2 मिनट होगा, दिखा दो. -2 नहीं होगा। हाँ रुक जाओ, ये -2 नहीं है, -2 नहीं है, +2 है, क्योंकि -3 प्लस 5 जो है वो प्लो यस सर। 4x² माइनस 3x माइनस 6। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी आ जाता वैसे। ये मैंने सोचा कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं आएगा, ये मैंने गलत बोल दिया था। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हो रहा है पहला वाला, वैसे फार्मूले से भी होगा ऑब्वियसली, 1/2 एंड -2। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही लिखा हुआ है, वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ गया आपको फार्मूला कैसे पुट करना है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरे वाले में ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू -6 है। इसी फार्मूले में पुट करके जीरोस निकाल लेंगे। तो जीरोस जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, -b का मतलब माइनस ऑफ -3, क्योंकि b तो अपने आप में -3 है, लेकिन वो होता -b है। फिर √b² का मतलब -3² माइनस 4 इंटू 4 इंटू -6, अपॉन में कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9, और ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 9 जा 16 6 जा 96, अपॉन में 8। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 102 अपॉन में 8। ये आपका आंसर है। मतलब एक वैल्यू प्लस का साइन लेंगे, 3 प्लस 100√2 Sir, 105 अपॉन में होगा. 8। ये आपका क्या, Sir, 105 होगा. 5 होगा? 105 होगा। 105 यस सर, 105 होगा। और 3 माइनस 100 √105/8 जो है ये आपका बीटा हो गया।
तो समझ में आया सबको? इस तरीके से आसानी से हम कर सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। अगर हम फैक्टराइज ना कर पा रहे हो, मिडिल टर्म स्प्लिट ना कर पा रहे हो, तो ये एक आसान तरीका है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो और आसानी से आपके पास जीरोस निकल के आ जाएंगे। ये किसी भी केस के लिए ट्रू है, जब फैक्टराइज हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तब भी, और जब नहीं हो रहा है तब भी। तो इसीलिए ये फार्मूला इतना पॉपुलर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। ओके सर हम्म कॉन्जुगेट बोलो। पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेट पेयर्स। कंजुगेट पेयर ऐसे होता है जैसे ये दोनों कंजुगेट पेयर कहलाते हैं। ये जो है ना दोनों, ये अल्फा जो बीटा निकाला है ना यहाँ पर, ये कंजुगेट पेयर्स है। मतलब एक तुम्हें याद होगा 9th क्लास में तुमने रैशनलाइजेशन सीखा होगा, 2+√5, यस सर। ठीक है। 2+√5, इसका कंजुगेट पेयर 2 - √5 होता है। ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर है, ठीक है। कंजुगेट का मतलब होता है 2+√5 है तो उसका जो जो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके रैशनल बन जाए, तो उसको हम कंजुगेट पेयर कहते हैं। 2+√5 इरेशनल है, उसको 2 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल बन जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी आपस में कंजुगेट पेयर ही हैं। जो ये आपके पास 2 अल्फा और बीटा निकल के है ना, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट पेयर कहलाते हैं। आई होप ये समझ में आया सबको। यस सर। थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, देखो यस सर। एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो ये जो x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, एक मिनट, नोट पहला पार्ट, ये जो b² - 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। ये हम लोग डिटेल में हम लोग उसमें पढ़ेंगे, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। लेकिन अभी ये क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करता है तो ये डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। अच्छा देखो, पहला केस, सॉरी, b² - 4ac जो है ये डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। दूसरा केस, इफ b² - 4ac की वैल्यू b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, देन two zeros आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। समझ में आया ये? अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी हमें। सभी बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, अच्छा मैं एक बात अभी मैं एक बात बता देता हूँ कि जो बच्चे एग्री करते हैं वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब वो कुछ नहीं बोलेंगे। जिसको डिसएग्री करना हो ना, जिसको नहीं समझ में आया, खाली वो रिप्लाई करना, ठीक है। क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी फिर कर पाएंगे इसमें। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो दो जीरोस होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों? मैंने समझा दिया कि प्लस माइनस साइन है तो दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे आपको। -b में एक प्लस ऐड होगा, एक माइनस होगा, तो दो अलग वैल्यूज ऑब्वियसली मिलेंगे। तो एक बात और याद करो, हम लोगों ने ये सीखा था कि ये जो ax² + bx + c होता है, इसमें a b c रियल नंबर्स हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकली एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पैराबोला को Yes, sir. रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसा पैराबोला होगा, ऐसा या ऐसा, दो हो सकता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इस तरीके का पैराबोला होगा, और a लेस देन 0 है तो इस तरीके का पैराबोला होगा। याद कर लो एक बार, है ना। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। सर हाँ सर मतलब ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिनमें एक ही 0 हो। हाँ बिल्कुल, अभी लिख रहा हूँ ना। इफ b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 है, देन टू जीरोस आर आइडेंटिकल। टू जीरोस आर आइडेंटिकल मतलब सेम होंगे। आइडेंटिकल बोले या फिर सेम कह दें, एक ही बात है। मतलब दोनों जीरोस सेम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो जैसे कि x² + 2x + 1, अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये तो x + 1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और x + 1 का होल स्क्वायर है तो इसके जीरोस जो होंगे बेटा, क्या क्या होंगे? -1 - 1 कह सकते हो आप इसमें। एक ही जीरो है इसका, इसका क्या जीरो है? -1, एक ही जीरो है इसका, -1, ठीक है। और ये इसमें डिस्क्रिमिनांट अगर आप निकालो, b² - 4ac की वैल्यू अगर आप निकालते हो, अगर इस एग्जाम्पल में x² + 2x + 1 में, तो 0 निकल के आएगा। और 0 निकल के अगर डिस्क्रिमिनांट आ रहा है, डिस्क्रिमिनांट का मतलब b² - 4ac की वैल्यू। इसमें देखो ना, b क्या है, इसमें b आपका 2 है, ठीक है। a क्या है बेटा? 1 है, और c क्या है? 1 है। तो b² - 4ac क्या हो जाएगा? b² का मतलब 2² -4 × a × c, तो 2² 4 -4 = 0। तो b² - 4ac जब 0 होता है बच्चों मेरे, तो आपको जो दो जीरोस होंगे वो सेम होंगे, मतलब एक ही उसका जीरो मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ एक बात और, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो या तो इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा।
एक्स एक्सिस को टच करता हुआ। ये तो हम लोगों ने सीखा था, याद कर लो एक बार, रिवीजन करते हैं ना, याद करो, एक बार बताया था कि ये इसमें एक ही जीरो होता है, इसमें भी एक ही जीरो होता है, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा ये बहुत कुछ बता रहा है आपको, ये बहुत कुछ बता रहा है, ये आपको ग्राफ देख करके पता चल जाना चाहिए। इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो है, इस केस में भी ए ग्रेटर देन जीरो है। इस केस में देख करके पता चल जाना चाहिए कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटा, जीरो है, और इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, जीरो है। अगर ये जो ग्राफ है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो, ठीक है, समझ में आया? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को दोनों में रिप्रेजेंट एक कर रहा है, ये जो ग्राफ, होगा। ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, गलत सर लिख दिया, गलत सेकंड लिख वाले सर दूसरे में तो सर सर सेकंड वाले में इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। सेकंड वाला माइनस से हो जाएगा ना सर। दिया। समझ में आया सबको? कर दिया मैंने, ए लेस देन जीरो कर दिया यहाँ पे, देखो वो गलती से लिख दिया था मैंने, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो था इसमें, वो मैंने गलत कर दिया था। सर हाँ हाँ बोलो। माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं सर? डिस्क्रिमिनेट करता है, इसीलिए वो डिस्क्रिमिनेट करता है, जीरोस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। देखा ना अभी हमने कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो दो डिस्टिंक्ट जीरोस आते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है तो वो सेम जीरो आते हैं। और अब देखेंगे हम कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो होगा तो कोई जीरो होगा ही नहीं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, अलग अलग डिवीजन, मतलब वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, किसको, जीरोस को, इसीलिए उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्क्रिमिनेशन समझते हो ना, सिविक्स में पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेशन, हाँ वही है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करता है इसीलिए उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। देखो अच्छा थर्ड फोर्थ पार्ट, तो बच्चे इसमें समझना ये है आपको, देखो यहाँ से ना कुछ बच्चे स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो बहुत कुछ पिक कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन से, और सारा गेम इन्फॉर्मेशन का है, कैसे आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो और उसको समझते हो और फिर उसके बाद आंसर लिखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखो इसको देख करके बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। ये जो खाली ग्राफ दिख रहा है ना बेटा आपको, यहाँ पर ये जो पैराबोला बना हुआ है, ये जो आपको, मैं एक बार फिर से इसके ऊपर पेन चला रहा हूँ, देखो ये जो आपको पैराबोला दिख रहा है आपको, ये आपको बहुत कुछ बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है। और एक बात और कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इस केस में या इस केस में, दोनों ही केसेस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इन दोनों केसेस में वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर, भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो सेम जीरो आएंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो सेम जीरो आएंगे। आप इसमें थोड़ी कह सकते हो, देखो मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूं, इसमें आप थोड़ी कह सकते हो कि दो सेम जीरोज हैं, यहाँ तो जीरोज अलग अलग है, लेकिन आप इसमें जरूर कह सकते हो कि इसके जो जीरोज हैं वो सेम है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर बनता है तभी तो सेम जीरो आते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो सेम जीरो आएगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को टच भी करेगा। तो कई सारी बातें हम कनेक्ट कई तरीके से कह सकते हैं। मैं एक बार बोल रहा हूं फिर से, इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परफेक्ट स्क्वायर है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब आप एक चीज पिक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो कह दो तो ये दो बातें अपने आप फॉलो हो जाएंगी, परफेक्ट स्क्वायर वाली और एक्स एक्सिस को टच करने वाली बात। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा और पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा। तो ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ठीक है, ये चीज आपको समझना जरूरी था। मतलब मैं इसको लिख के दिखा देता हूं आपको, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला विल टच एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया इसका, हम कह सकते हैं पहला पार्ट है ये। ऐसे ही इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा।
इससे हम ये निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा एंड पैराबोला विल टच एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये होगा कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है देन दिस टू कंडीशंस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 के बराबर होगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों तरीके से आप किसी तरीके से समझ सकते हो कि अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा एंड परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। तो ये आप समझो इस बात को कि आपको अगर कहीं पर कहे कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, तो आप दो आंसर दे सकते हो। आप आंसर ये दे सकते हो कि जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, और कोई बच्चा ये भी कह सकता है नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होगा। दोनों आंसर सही है ना। या आपसे कोई पूछे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा और परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो आप आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। मैं थोड़ा इसमें ज्यादा एनर्जेटिक हो गया इस चीज को एक्सप्लेन करने में, इतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत थी नहीं वैसे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी। ये चीज हम लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं किया था, इसीलिए ये चीज करना यहाँ पर थोड़ा सा लगता है मुझे कि जरूरी है। एक मिनट, कॉपी कर रहा हूं इसलिए स्क्रीन हो सकता है नहीं दिख रहा हो आप लोगों को। ये था, है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट आपको ये जानना चाहिए रिलेशन बिटवीन। और ये तो वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है, तो आप लोग आसानी से समझ भी जाओगे। देखो क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है ax पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल या फिर फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। और इसके मैक्सिमम 4 रियल जीरोस हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और अगर बेटा इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो मेरे बच्चों इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा फैक्टर होगा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा फैक्टर होगा। ये तो हमने सीख ही रखा है कि भाई अल्फा बीटा गामा, अगर अल्फा 0 है दैट मींस उस पॉलिनोमियल का एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, बीटा अगर 0 है तो एक्स माइनस बीटा एक उसका फैक्टर होगा सिमिलरली। और क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है देयरफॉर यहाँ पर भी आपका ए आएगा। और फिर वही तरीका जो याद करो हम लोगों ने क्यूबिक में किया था कि ए कॉमन ले लेंगे, फिर इस तरीके से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ये रिजल्ट आता है। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आप देख सको अच्छे तरीके से। ये आपके पास फिर फाइनल रिजल्ट आएगा और वो ये है कि सम ऑफ जो जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वो माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पर बी क्या है आप देख सकते हो टॉप पे, है ना, और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट और एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं। तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा। फिर आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दैट मींस जैसे 3 वाले में क्यूबिक वाले में अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा हुआ करता था, उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा गामा डेल्टा बीटा डेल्टा अल्फा डेल्टा, मतलब दो दो को लेना है तो दो दो को लेकर के 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक बार अल्फा और बीटा को ले लेंगे, फिर बीटा गामा को ले लेंगे, फिर अल्फा गामा को ले लेंगे, फिर गामा डेल्टा को ले लेंगे। इस तरीके से 6 बनेंगे और सबके सब मतलब इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ कोएफिशिएंट टाइम। ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, एक्स ओह स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। हाँ यहाँ पर आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ पर गलती से एक्स क्यूब आ गया था, ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, सी बाई ए होगा। इस केस में अगर हम बात करें तो सी बाई ए हमारा आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए था। ठीक है, और नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम। पहले था 2 एट अ टाइम, अब 3 एट अ टाइम। तो 3 एट अ टाइम अगर हम लेकर के अगर देखें तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा, यही 4 बनेंगे, आप करके देख लेना, 4 ही बनते हैं इसमें। तो
इन चारों का सम होता है कोएफिशिएंट माइनस ऑफ माइनस टाइम्स, देखो ध्यान से देखो अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, माइनस फिर प्लस, पहले वाले में माइनस था यहाँ पर, फिर इसके वाले में प्लस था, अगले वाले में फिर माइनस हो गया, देखो यहाँ पर माइनस, पहले वाले में माइनस, फिर दूसरे वाले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से साइन ऑल्टरनेट चलता है, माइनस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है। तो अल्फा बीटा गामा जो है, सॉरी अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ये आपके पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। और उसके बाद आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम था, अब आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 4 एट अ टाइम, लेकिन 4 एट अ टाइम का मतलब यहां पर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ही खाली, क्योंकि जब चारों आप ले लोगे तो एक ही बार तो ले सकते हो चारों को, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि अल्फा डेल्टा गामा बीटा, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, एक ही बार आएगा। तो ये यही प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहलाता है, या यूं कह सकते हैं कि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 4 एट अ टाइम। तो वो आपका आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, सम ऑफ, है ना, सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय लीडिंग, जो कि एक्चुअली इस केस में देखें तो ई बाई ए के बराबर है, इस केस में अगर हम देखें तो माइनस डी बाई ए के बराबर है, और पहले वाले इस केस में देखें तो सी बाई ए के बराबर है, और इस केस में देखें तो माइनस बी बाई ए के बराबर है ना, इसमें लिखा हुआ है माइनस बी बाई ए वैसे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको ये जानना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। सर एक मिनट सर, नोट कर। यस सर। सर Okay. आपने वो बता दिया अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। अच्छा वो छूट गया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac छूट गया? यस सर, इक्वल्स टू 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इक्वल टू जीरो वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, उसी में सारा टाइम लगा दिया मैंने। ठीक है अभी बताता हूँ, रुक जाओ अभी Yes, करते sir. हैं उसको। Yes, sir. मॉड्यूल में वैसे ही लिखा हुआ है, मॉड्यूल से ही कॉपी किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप नोट ना भी करो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल से ही मैं कॉपी कर करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो सारा कुछ मॉड्यूल में लिखा हुआ है, और ध्यान से आप अगर पढ़ने की कोशिश करना मॉड्यूल को, तो थ्योरी वाला पार्ट जो है ना, जो एक्सप्लेनेशन है स्टार्टिंग में, उसको भी आप एक बार पढ़ना, है ना। जैसे आप कहानी पढ़ते हो ना, नॉवल पढ़ते हो, वैसे ही थोड़ा सा एफर्ट लगाना, पढ़ने की कोशिश करना, तो देखना आपको समझ में आ जाएगा, मतलब उतना मुश्किल नहीं है, उसमें चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये अगर आप नोट कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मॉड्यूल में है बेटा, तो मॉड्यूल से आप नोट कर सकते हो, मॉड्यूल से ही मैंने कॉपी किया हुआ है, बस करेक्शन यहाँ लगा लेना कि एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर होगा। आई होप क्लियर है ये। देखो अच्छा, हाँ तीसरा केस जो था उसमें वो स्किप हो गया था, कि वो तीसरा केस ये था कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होता है, तो उस केस में पैराबोला ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो इस तरीके का, और a लेस देन 0 हुआ तो इस तरीके का, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 है, या यूं कहें कि नो रियल जीरोस, इस केस में क्या हम बोलते हैं, नो रियल जीरोस, इस केस में कोई रियल जीरो नहीं होगा, और कोई रियल जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, और इसका मतलब ये भी है कि पैराबोला एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर होगा या कंप्लीटली नीचे होगा, एक्स एक्सिस के कंप्लीटली नीचे होगा पैराबोला, या कंप्लीटली ऊपर होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को बिना छुए निकल जाएगा ऊपर से, ठीक है, या बिना छुए नीचे से निकल जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को यहाँ से मिलेगा नहीं कभी, एक्स एक्सिस उसके अपने पास फटकने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ये यूं कहे कि नो रियल जीरो, जिस केस में रियल जीरो है ही नहीं, ठीक है। तो यही इसका इंटरप्रिटेशन है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जल्दी Yes, जल्दी sir. करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, एनटीएससी के लिए, ये आपके स्कूल के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल के एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये आएगा तो एनटीएससी में, और एनटीएससी में आ भी सकता है ये। हम्म ओके, ये आपके मॉड्यूल से ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बेटा, तो आप नोट नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मॉड्यूल में है आपके। देखो ध्यान से देखना,
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं आपसे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ सभी बच्चे से, कमेंट बॉक्स में चाहो तो आंसर लिख सकते हो। आप मुझे बताओ कि x अगर रियल नंबर है, x इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। सबसे पहली बात तो x कोई क्या है, एक रियल नंबर है। एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा बताओ। ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव होगा, जीरो भी तो हो सकता है पॉजिटिव कहोगे तो जीरो भी तो हो सकता है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एग्री सभी बच्चे कर रहे हैं इस पे? ओके, अब मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं कि एक्स कोई भी रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगी? -x। मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की एक्स के टर्म में ही होगी, ये क्या बात है? जीरो वेरी गुड, जीरो 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 जीरो। होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या होगी? जीरो। जीरो। भाई एक्स क्या है, एक्स कोई एक नंबर है, एक्स क्या है, कोई एक नंबर है, ठीक है। और एक्स कोई एक नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। एक्स तुम कोई भी नंबर सोच लो, उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर तुमने एक्स जीरो ले रखा है तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। लेकिन एक्स तुम अगर माइनस में ले लो, मतलब नेगेटिव नंबर ले लो चाहे पॉजिटिव नंबर ले लो, स्क्वायर करके तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो मिनिमम क्या होगी भाई, एक्स की वैल्यू तुमने सपोज 1/2 ले ली या -1/2 ले ली, दोनों ही केसेस में वैल्यू 1/4 होगी, ये तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो जीरो भी आ रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर होगी, ठीक है। ये समझना सर बहुत जो आप लिखवा इंपॉर्टेंट रहे हो वो है। कुछ दिख नहीं रहा, बार बार मैसेज आया जा रहा है 0 0 0, तो उसी के ऊपर तो सर वो थोड़ा इस तरफ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, ये इसका क्या इलाज हो सकता है भाई, इसका कोई इलाज है क्या, कोई उपाय नहीं है? सर, अब तो हट गया मैसेज। सर एक बस सर बच्चों को बोलो कि एक बार मैसेज कर दे उसके बाद ना करे, बहुत सारे बच्चे होते हैं 10 10 20 20 बार मैसेज करते हैं। 10 10 20 20 बार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, क्यों भाई तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? है 10 10 20 बार हुई देखता है सर, मैं क्या लिखा है? सर अच्छा 83 मैसेज हो गए हैं, सर 83 83 हो गए? मैसेज हो गए थे। हाँ भाई देखो, मैसेज अब मत लिखो, ठीक यस है, सर। मैसेज मत लिखना ही है। देखो ध्यान से, मैसेज में कोई नहीं लिखेगा अभी। देखो इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर, एक्स कोई रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो के बराबर होगी। समझ पा रहे हो ये? अब मैं, ये समझना बहुत जरूरी है अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का तो मेरे ख्याल से पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है फिर। एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होगी, ठीक है। तुम कोई एक्स क्या है यहाँ पर, सबसे पहली बात। अच्छा एक बात और पूछता हूँ मैं इससे, चलो इससे भी सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? माइनस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर दोनों हो सकता है। सर हाँ। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। एक्स तो कुछ भी रख देंगे तो हाँ एक्स वाले साइन से भी मल्टीप्लाई सर होगा। दोनों सर दोनों हो ये सकता है। ये किसी के दिमाग में तो आया है कि नेगेटिव है ये भाई नेगेटिव नहीं है किसी के दिमाग में आया है कि नेगेटिव है ये, ठीक है। ये नेगेटिव तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक्स नहीं पता है ना क्या है। एक्स पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगी माइनस एक्स की वैल्यू, और एक्स अगर नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू सपोज -2 ले सकते हैं ना बेटा, एक्स की वैल्यू -2 तो हो ही सकता है, वेरिएबल है ना। तो जब एक्स की वैल्यू -2 होगी तब ये -2 और माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब एक्स की वैल्यू अगर 3 ले लेंगे तो -3 हो जाएगा जो कि नेगेटिव है। और छोड़ो, एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स मतलब 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये कुछ भी हो सकता है। माइनस एक्स की वैल्यू पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि माइनस एक्स क्या होगा। माइनस एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बट अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। आपने अगर एक्स का स्क्वायर कर दिया तो आपने ये तो रूल आउट कर दिया ना कि भाई ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। अब जब आप एक्स का स्क्वायर कर देते हो तो आपने क्या किया, वो जो माइनस में आने वाला जो पार्ट था ना, माइनस में जो आने की जो पॉसिबिलिटी थी उसका आपने मर्डर कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर करके आपने निगेटिव आने की पॉसिबिलिटी का मर्डर कर दिया। इसका मतलब अब निगेटिव तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, तो ये 0 हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है। ये तो या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अब इन दोनों को देख करके आप मुझे बताओ कि मिनिमम क्या होगा। ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू 0 होगा भाई, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो 0। हाँ
पॉजिटिव जो है वो तो 0 से बड़ी वैल्यू होती है ना, और मैं आपसे मिनिमम पूछ रहा हूं, तो मिनिमम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है, एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम कह सकते हैं अनडिफाइंड, मैक्सिमम कहेंगे इनफाइनाइट, ठीक है, अनडिफाइंड बोलो या इनफाइनाइट बोलो, चलेगा, चल जाएगा, दोनों ही चीजें चल जाएंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इज इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, ठीक है जी। इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1000 लेंगे तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 50 लाख लेंगे तो 50 लाख का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी था। ओके, अब हम आते हैं एक बार अपने फिर से वापस जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। तो एक बार फिर से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि x माइनस 1 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, x माइनस 1 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी बताओ। इनफाइनाइट। जीरो 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 Zero. मिनिमम वैल्यू Zero. इसकी जीरो होगी भाई। Zero. हाँ फिर सर एक्स Zero. 1 रख फिर देंगे से तो देखो, 1 माइनस 1 0 और स्क्वायर 0। Zero. x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 क्या हो सकता है, जैसे x कुछ भी हो सकता था वैसे ही x माइनस 1 भी कुछ भी हो सकता है ना भाई। x जैसे कुछ भी हो सकता था वैसे ही x माइनस 1 कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने स्क्वायर करके क्या किया, किल कर दिया, क्या कर दिया, मतलब इसको हम माइनस में नहीं ला सकते आंसर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 के बराबर होगी। और मैक्सिमम तो ऑब्वियसली जब स्क्वायर हो रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम इज इनफाइनाइट। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो अब इसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे मैं आता हूँ, जंप करता हूँ, फार्मूले पे ही जंप कर देता हूँ, जंप करता हूँ। देखो ध्यान से देखना ये वाला पार्ट, जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, उसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए कॉमन लेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स बचेगा और प्लस सी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो आपको बेटा याद ये रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला इस तरीके का बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। और उस केस में ये जो पॉइंट है ना, ये टर्निंग पॉइंट कहलाता है। ये जो पॉइंट आप दिख रहे हो, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है यहाँ पर नीचे, बॉटम पॉइंट है ना, बिल्कुल जहां से कह सकते हैं टर्न ले रहा है पैराबोला, टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जहां से पैराबोला टर्न ले रहा है। इस टर्निंग पॉइंट को हम मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ कि पैराबोला का ये मिनिमम पॉइंट है, इस केस में मिनिमम पॉइंट। और ये मिनिमम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस बी बाई 2a और माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a होता है, ठीक है। तो इस केस में जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर y की, वो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a मिलेगी आपको, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a मिलेगी। तो यही वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू देगा इस केस में, ठीक है। यही वैल्यू आपका मिनिमम वैल्यू होगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई एक्सक्यूज मी सर। 4। हाँ बोलो सर जैसे बोलो। जो आपने यहाँ पे, जहाँ पे आपका माउस पॉइंटर, वहाँ पे आपने जो इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सर अगर इसमें हम ए की वैल्यू 0 लिखेंगे तब भी पूरी इक्वेशन में बी एक्स प्लस सी बचेगा। ए 0 नहीं पर जो होता, उसके ए 0 नीचे है, ए अगर 0 उसमें नहीं ए की होता है, वैल्यू, ए 0 होता ही नहीं है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सर ए वो 0 पता नहीं है, पर होता है। अगर सर वो तो पता है ए 0 नहीं ले, पर अगर हम ए 0 ले ले, मतलब और सर जब हमें पता है जरूरी नहीं नहीं ले सकते है हैं तो हम ए कैसे ले अगर लोगे। नो सर, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी को हम मान रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है और ए को तब तो 0 ले सकते हैं ना सर। तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। हाँ तो सर हाँ अगर ऊपर वाले में अगर ए को 0 लेंगे तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी रहेगा, पर अगर नीचे हाँ। वाले में ए को 0 लेंगे तो सर टोटल 0 हो जाएगा। तो ये अरे डिफरेंस क्यों आ रहा है? कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, तुम कंफ्यूज्ड हो। सबसे पहली बात कि जब ए 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। बी एक्स प्लस सी बनेगा ना, बी एक्स प्लस सी बनेगा, है ना। यस सर। हाँ तो इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ पैराबोला नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। सर जो ऊपर इक्वेशन लिखे और जो नीचे इक्वेशन लिखे वो दोनों सेम है ना? ऊपर मतलब कौन सा ऊपर, कौन सा लिखी हुई है, ये एक्स स्क्वायर सर प्लस वही बी पे एक्स, जो हरी वाली है, नहीं सर वहां पे ये सर जो आपने लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो प्लस सी। सर अच्छा ठीक है, ये और इसके नीचे वाली ये दोनों सेम है ना सर? हाँ सेम है, ये दोनों सेम है, पर ये सर दोनों अगर सेम है। ऊपर वैल्यू 0, पर सर अगर ऊपर में ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी आएगा, पर हाँ नीचे क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब ए इन सबको ऐड करेंगे और ए की वैल्यू 0 रख देंगे तब तो टोटल 0 हो जाएगा। टोटल 0 नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, इसमें बी बाई ए है, बी बाई ए एक्स दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर,
ये b बाई ए एक्स है ना, और ये c बाई ए है, तो जब a Yes, से sir. डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम a को 0 ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, दूसरा Okay, पार्ट sir. अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर ले ही नहीं सकते हो इस तरीके से। हाँ तो सर जब इक्वेशन दोनों सेम है तो एक में एक इक्वेशन वैल्यू नहीं है दोनों सेम, सबसे वैल्यू आ पहली रही है। बात, सबसे मेरी बात सुनो, पहले तो सबसे पहली बात, ये इक्वेशन है ही नहीं, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन ट्रू तब है जब a की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, हम ये एक्टिविटी, मैं इस स्टेप के बाद ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, उसको मैं a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए तभी लिख सकता हूं जब a 0 नहीं है। अगर a 0 के बराबर हो सकता है तो मैं इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने का सेंस नहीं बनता है, मीनिंगलेस है वो स्टेप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास ये आ गया। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं कि भाई जो ये आपके पास रिजल्ट आया है, ax अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a के बराबर होगी। ठीक है, और a अगर लेस देन 0 होगी तो पैराबोला इस तरीके का बनेगा, और उस केस में जो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो भी सेम ही होती है, मैक्सिमम वैल्यू भी सेम ही होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। इस पॉइंट को वर्टेक्स भी कहा जाता है। ये जो टर्निंग पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, ये यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर भी कह सकते हो आपकी टर्निंग पॉइंट ही है, तो ये जो है पॉइंट, इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं। और वर्टेक्स जो है इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ठीक है जी, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। तो ये मैं एक बार फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। देखो ध्यान से देखना कि अगर पैराबोला इस तरीके का हो, ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाता है, ये जो पॉइंट ए पॉइंट है, पॉइंट ए इज कॉल्ड वर्टेक्स या मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मिनिमम पॉइंट कहलाता है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो ए का कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस बी बाई 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर मैं इसको y नाम दे दूं, तो अगर x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगी, देन y इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। देन y इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, या x1 कह देता हूं यहां पर, x1 y1 क्यों भाई, इसका कोऑर्डिनेट जो है ना x1 y1, मतलब इसको मैंने x1 कहा है और इसको y1 कहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल से टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना डिटेल में मैं जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये समझ लो इस चीज़ को कि बेसिक फार्मूला आपको यूज़ करना आना चाहिए। वैसे डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है उतने की। आपको खाली ये चीज़ याद होना चाहिए, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, बस इतना ही सफिशियंट है आपके लिए। तो देखो ध्यान से बेटा कि अगर पैराबोला अपवर्ड हो, ऊपर जाने वाला पैराबोला होगा, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, और इस वर्टेक्स में, वर्टेक्स तो पॉइंट है ना, और पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो उस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a और वाई कोऑर्डिनेट होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, और यही वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a जो है, इस केस में जब पैराबोला अपवर्ड होता है ये कहलाता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपका कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू आती कब है, ये मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जब x की वैल्यू माइनस बी बाय 2a लेंगे तब। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कब आती है, हाँ बोलो सर। एक एग्जांपल दे दो। हाँ, एग्जाम्पल करते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं करने ही वाला था, और एग्जाम्पल एक मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। देखो जैसे फाइंड द मिनिमम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर अगर यहाँ पे Minimum जैसे value. क्वाड्रेटिक हमने तो पॉलिनोमियल लिया है सर, अगर यहाँ पे क्यूबिक हुआ तो क्यूबिक के केस में नहीं कर सकते, क्यूबिक तुम्हारे लेवल से ऊपर का हो जाएगा। क्यूबिक तो फिर सर उसमें क्यूबिक का, डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा ना। हाँ बेटा हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड।
सर जैसे मैंने नेट पे सर्च किया था कि क्योंकि मेरे को ये डाउट था, तो सर उसमें ना क्या दिखा रहा था कि जैसे क्यूबिक सॉल्व करेंगे तो अगर तो उसकी डिग्री 2 आ जाएगी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। तो सर जब वो होगा तो फिर x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो फिर सर हम उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो किस पे मैक्सिमम आएगा और किस पे मिनिमम? उसमें टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये चेक किया जाता है उसका स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है ना, स्लोप कैसा इंक्रीज हो रहा है। हाँ जब सर, 2 पॉइंट उसमें पे एक जीरो आएगा ना, एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या करा था, जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करा था उसको फिर से डिफरेंशिएट करके फिर उनकी वैल्यूज पुट करी थी। तो अभी तो मैंने बोला ना फर्स्ट डिफरेंस होता है हाँ, तो फर्स्ट फिर डेरिवेटिव उसमें टेस्ट, ये नहीं सेकंड लिखा डेरिवेटिव। होता, उसमें ये लिखा हुआ था कि उसको फिर से डिफरेंशिएट करके फिर उसकी वैल्यूज पुट करी थी। दो जो तरीके होते हैं क्यूबिक के लिए, दो तरीके होते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। पहला तरीका होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा तरीका होता है, दोनों से निकलता है ना, ओके दोनों से सर। निकलता है। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो मैं बच्चों को हमेशा ना ये चीज कहता हूँ कि आप ना एनटीएससी जैसा, जैसे आपका फोकस अभी एनटीएससी पे होगा, मैं तुम्हें बताऊं कि एनटीएससी में ये सारी चीजें इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप नहीं कर पाओगे उसको अगर आप डेविएटेड हो। इसको नेगेटिवली मत लेना बेटा, अभी जिसने पूछा था वो नेगेटिवली नहीं लेगा इस बात को, ठीक है? क्योंकि मैं मुझे तो 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए ना, तो मुझे पता है कि बच्चों की मेंटालिटी कैसी होती है। बच्चा चाहता है कि एक ही बार में सब कुछ हजम कर जाए, है ना? नहीं कर सकते हो आप इतना हजम, ठीक है? और आप एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत आगे का कर भी लोगे, पढ़ लोगे इंटरनेट से या किसी भी बुक से पढ़ लोगे, तो आप 100% तो नहीं सीख सकते हो, बिकॉज 10th क्लास का भी आपको 100% अभी नहीं है। एनटीएससी में अगर आप देखो क्वेश्चन तो 10th क्लास का ही आता है वैसे, है ना? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता है 11वीं क्लास का, 11th या 12th क्लास का, बट बच्चे सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप ना ये जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट 10th क्लास का है, उस पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड कर लो, ठीक है? अगर आप सोचोगे कि हम 11th क्लास का भी थोड़ा बहुत देख लें, तो वो थोड़ा बहुत ही होगा, और थोड़ा बहुत आइडिया भले ही आपको लग जाएगा, बट उसको आप यूटिलिटी कुछ नहीं है, आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे। जब उसके ऊपर क्वेश्चन आ भी गया गलती से तो वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। तो एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो मैं एडवाइस ये दूंगा कि आप ये बेसिक चीजों पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए आपका, कि एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। मैं अप्रिशिएट अगर इस चीज पे करता कि अगर आप इसमें ही मुझे डिटेल में कोई बात आप मुझसे पूछते, ये पैराबोला के बारे में ही अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ है। ये 11th क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो यही चलता रहता है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती है। तो आप जाओगे रिसर्च कह रहा हूँ मैं, अगर जाओगे आप डिटेल में डिस्कस करोगे, देखोगे, सीखोगे, तो बहुत कुछ इसमें ही है, ठीक है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम मिनिमम आपसे पूछा भी नहीं जाएगा वैसे एनटीएससी में। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को कि अगर आप इसमें बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर ही काफी सारे क्वेश्चंस करो, और अपना बेसिक जो है इस तरीके से इन सब चीजों में इतना स्ट्रांग हो जाओ कि कोई क्वेश्चन आपसे ना हो पाए। वैसे हाँ, आपका अगर एप्टीट्यूड है, आपका मन है उसमें जाने का, अगर एक्स्ट्रा करने का, तो मैं उसके लिए रोकूंगा भी नहीं, चलो करो, कोई नहीं, ठीक है? ओके सर, आगे बढ़ते थैंक हैं। हाँ देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें बेटा। तो कैसे निकालते हैं? तो इसमें सबसे पहले देखो ए क्या है, ए है 1, बी क्या है बेटा 2, सी क्या है 3। तो मिनिमम वैल्यू का फार्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा, मिनिमम वैल्यू होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। भाई वैल्यू पुट करना है, जोड़ना घटाना सबको आता है ना, जोड़ना घटाना आता है सबको, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 बाई 4 8 बाई 4 दैट मीन्स 2 हो गया। यही आंसर है, मिनिमम वैल्यू यही है, यही करना है आपको। मिनिमम वैल्यू यही निकलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू यही होगी, बस खत्म। सर पर ये तो केवल बाय ऑर्डिनेट हो गया ना, क्या हो गया? ये तो केवल बाय हाँ ऑर्डिनेट भाई, हो गया ना। सुनो 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 सुनो, मिनिमम वैल्यू यही होती है, मिनिमम वैल्यू यही होती है, ठीक है? अब बात ये है कि ये मिनिमम वैल्यू आई कैसे? कोई बच्चा कहेगा ये फार्मूला रख दिया उससे आ गई। अरे भाई फार्मूला रखा हो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि x की ऐसी तुमने कौन सी वैल्यू ली है, x की ऐसी तुमने कौन सी वैल्यू ली है ताकि ये 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a ये 2 के बराबर आ गया है। तो वो x की जो वैल्यू है ना, वो माइनस बी बाई 2a है वो वैल्यू। मतलब x की वैल्यू जब माइनस बी बाई 2a रखेंगे, तो देखो ध्यान से देखना, माइनस बी बाई 2a रखो, माइनस बी बाई 2a वैसे होगा क्या? माइनस बी बाई 2a रखेंगे तो क्या होगा, सॉरी माइनस बी बाई 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस बी बाई 2a का मतलब हुआ माइनस तो 2 माइनस बाई 1 2 इंटू ए माइनस 1। 1 मतलब ये हुआ माइनस कि हाँ, 1 माइनस 1 हाँ, फोकस ऑन माय वर्ड्स, ठीक है? फोकस ऑन माय वर्ड्स, मैं ये क्या कह रहा हूँ। अब तुम अगर इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखोगे, इस एक्सप्रेशन में रखोगे, तो यही आएगा, देख लो करके।
ठीक है, मतलब x की वैल्यू जब -b/2a रखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a आएगी। x की वैल्यू जब -b/2a रखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a आएगी, 4a आएगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a आएगी। तो करके देख लो भाई। चलो अब ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, इसमें x की जगह पे क्या करना है, -1 रख देना है। यही आना है, 2 ही आना चाहिए था, 2 ही आना चाहिए। देख लो, 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर -2 और +3 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो -b/2 है ना बच्चों मेरे, ये -b/2 है, x की वो वैल्यू है जिसके लिए ये आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए आई है, x क्या रखा तुमने कि 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a आ गया, तो वो वैल्यू -b/2a के बराबर है। आई होप ये समझ में आया होगा। सर एक बार फिर से समझा सकते हो? हाँ बोलो सर हेलो सर एक बार फिर से बता। अरे ये रट्टा मार लो बेटा, ये इसको रट लो तुम। ये मेरे ख्याल से याद रखना जरूरी है कि ये पैराबोला है, पैराबोला है ये। इसमें ना इसका वर्टेक्स होता है, इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो -b/2a 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, और अगर तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मैंने ये एग्जांपल से समझाया कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में अगर मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालना है, सॉरी मिनिमम वैल्यू निकालना है इस केस में, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a फार्मूला होता है, उसमें आप रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करनी है खाली, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, इस एक्सप्रेशन में आपको पुट कर देनी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। सर हमें कोऑर्डिनेट्स निकाले कहां से? यही मैक्सिमम होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, मिनिमम होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, सर, मैक्सिमम इस केस में इनफाइनाइट होगा। सर इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू हाई, सर इसका मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू हाईएस्ट लेंगे तो y की वैल्यू लोएस्ट आएगी, मिनिमम आएगी उससे कोई सबसे। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना है, वो तरीका ही गलत है, सोचने का तरीका ही गलत है। मैक्सिमम लेंगे क्या लेंगे नहीं लेंगे, ये वैल्यू है हमारा x की, ये वैल्यू लेंगे -b/2a लेंगे तो हमें मिनिमम मिलेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। दैट्स इट, बस इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं सोचना है आपको, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ मैथ की क्लास होगी, अभी मैथ की क्लास करते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, लास्ट के 15 मिनट करेंगे, 20 मिनट करेंगे, 20 मिनट करते हैं लास्ट के। हाँ बोलो सर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है कहां से? कोऑर्डिनेट ये है ना, कोऑर्डिनेट -b/2a 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। वो जब पूछेगा वर्टेक्स क्या होगा तब बोलोगे यही कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सीबीएसई में नहीं आएगा। ठीक है, ये सीबीएसई में नहीं आएगा। मिनिमम वैल्यू होगी किसकी? बाई क्वाड्रेटिक की। हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक का सर, कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से ऊपर का नहीं करते। नहीं सर, बाय ऑर्डिनेट ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। हाँ यही मैक्सिमम है, ये मिनिमम या इस केस में मिनिमम होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ओके सर। हाँ देखो, तो एक एग्जांपल तुम लोग खुद से करो। ठीक है, ये फार्मूले में पुट करके इसका एग्जांपल खुद से करो। लो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सर 3 सर 6 -6 3 6 सर -6 4a देखते हैं बेटा, चेक करके देखते हैं अभी। 4 3 जा 12, 5 जा 60, -60 हो जाएगा, -4 आएगा, अपॉन में 4 3 जा 12 हो जाएगा। सही है, सही है, -64/12। यस सर, मेरा भी वही आया। -16/3 आ रहा है, -16/3। Yes, sir. यस सर यही आ रहा है। यस सर।
ओके -16/3 होगा, यही आंसर है आपका। एक और हाँ हो गया। देखो नेक्स्ट, देखो सेकंड पार्ट देखना। सर इसको जब ऐसा डेसिमल में नहीं चेंज करना। जरूरत नहीं है बेटा, जरूरत नहीं है, ठीक है कर सकते हो आप, वैसे जरूरत नहीं है। वैसे मैं कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में अगर ऑप्शन में कहीं डेसिमल में है तो आप डेसिमल में चेंज कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये बेटा ये जो पॉइंट है यहाँ पर ए देख रहे हो आप, ये फिर से वही होता है, फार्मूला दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। -b/2 है इस केस में। देखो पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे वाला पैराबोला है, क्यों भाई, है ना, क्योंकि a लेस देन 0 है और उसमें जो वर्टेक्स होगा वो -b/2 है, 4ac - b² होगा। x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का मतलब मैक्सिमम पॉइंट का, ये मैक्सिमम है ना, बाकी सब तो नीचे है, देख सकते हो आप यहाँ से नीचे जा रहा है पैराबोला, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट जो है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट का जो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -b/2 है, 4ac - b² होगा। x कोऑर्डिनेट -b/2 है और 4ac - b² होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि in ax square plus bx plus c, if we take x is equal to -b/2a, then y is equal to 4ac - b²/4a is the maximum value of ax square plus bx plus c. a is not equal to 0 यहां पर लिख देते हैं। ये है मतलब ये पैराबोला ए लेस देन 0 है, यहाँ पर ए क्या है बेटा, लेस देन 0 है। ए नॉट इक्वल टू 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा लिख देते हैं ए लेस देन इक्वल टू 0, ए लेस देन 0, ए लेस देन 0। अगर ए लेस देन 0 होगा तो सबको पता है पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला होगा, ठीक है। फिर इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, 4ac - b²/4a, जो पिछले केस में भी सेम ही था, दोनों केसेस में सेम ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट अगर हम जब -b/2a लेंगे तो जो y की वैल्यू मिलेगी, मतलब y कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो 4ac - b²/4a होगा, ठीक है। और वो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका, ax² + bx + c का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाता हूं, एक करके दिखा देता हूं, एक एग्जांपल आप खुद करना। जैसे देखो सबसे पहली बात a को लेस देन 0 लेना है हमें, तो भाई a को लेस देन 0 ले लिया, मतलब -x² ले लिया प्लस 3x + 7, इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा बेटा, बोलो a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 7 है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 4ac - b²/4a। 4 a की जगह पे -1, c की जगह पे 7, -b² की जगह पे 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू a की जगह पे -1। रुक जाओ एक मिनट, 4 इंटू -1, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया आंसर। 7 4 जा 28 -3 3 जा 9 अपॉन में -4, 37/4, 37/4। तो यही बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू है। आई होप क्लियर है, ये समझ में आया सबको, है ना। ये जो बेटा सर देखो ध्यान से, -4 होगा। यस सर। हाँ क्या कह रहे हो, मतलब ये कि जो ये सर हाँ बोलो। सर -37/4 होगा। 37/4 सर ये करेक्ट है, सर ये करेक्ट है, सर यही सही है, मेरा भी सर यही आंसर है। करेक्ट है। सर यस सर यही आ करेक्ट। देखो बेटा ध्यान से देखना, हाँ ठीक है, तुमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की होगी, जो जिस बच्चे को डाउट है। देखो बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहली बात समझो इस चीज को, मैं इसको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस कर देता हूँ कि ये -x² + 3x + 7 जो है ज्योमेट्रिकली एक पैराबोला बनेगा, ये इस तरीके का उल्टा पैराबोला है ना, ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक बात और कि जो इसका वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। एक मिनट रफ में -b/2a अगर निकालूं बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो तो -b की जगह पे तो 3 है अपॉन में 2a, a की जगह पे -1 है, मतलब क्या आ जाएगा ये 3/2। -b/2a कितना आ गया 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2, 37/4। समझ पा रहे हो, ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3/2, 37/4 होगा। और हम कह सकते हैं यहां से कि इस पैराबोला का जो मैक्सिमम वैल्यू है, या यूं कहें -x² + 3x + 7 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 37/4 है। और ये 37/4 मैक्सिमम वैल्यू कब आया, जब x की वैल्यू 3/2 होगी, मतलब -b/2a लेंगे तब।
ठीक है, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a लेंगे तो इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम वैल्यू आएगा और वो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a के बराबर होगा, जो इस केस में 37/4 के बराबर आ रहा है, और ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, या मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको। तो एक एग्जांपल आप लोग करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर हाँ बोलो सर इसमें आंसर जो है ये 37/4 आया है, ठीक है, तो इसमें माइनस नहीं लगेगा? माइनस नहीं लगेगा इसमें, माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि जो सर ये अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गई। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा पहले क्योंकि a लेस देन 0 होता है। मैक्सिमम की बात हम तब करते हैं जब a लेस देन 0 होता है। 2x स्क्वायर प्लस 4x, लो करो इसको, इसका आंसर बताओ। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। सर -2 मतलब सर सॉरी सर 2 आ रहा है +2 वैल्यू तो देखना है। +2 सर +2 c की वैल्यू क्या है इसमें? 0। c की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पर 0 कुछ नहीं है ना, c में कांस्टेंट हम 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, मतलब 4 इंटू -2 इंटू 0 और माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू -2, तो ये तो 0 ही हो गया। 4 इंटू -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 4 इंटू -2 इंटू 0 हो जाएगा, ऊपर है -16 अपॉन में 4 2 जा 8 -8, तो 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है, 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? आई होप ये क्लियर है। यस सर ओके हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। सर एक मिनट देखते हैं अभी एक चीज हाँ एक एग्जांपल और, ठीक है लिखो एक एग्जांपल और। नो सर ये काफी इजी है। सर मैं ऐड करवा लूं? यस सर मैट करवा दिए। यस सर मैं ठीक है मैट करते हैं, अब मैट करते हैं, हो गया बस ये, है ना। एक होमवर्क दे देता हूँ, वो घर से करके लाना तुम लोग। ये क्वेश्चन होमवर्क है। होमवर्क क्या है अभी कर लोगे वैसे, लेकिन चलो ये मैं घर के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन कर लेना, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ दिस। अब हम लोग करेंगे मैट। हाँ कोई नहीं आ रहा है, अभी आया, मैं कॉपी कर रहा हूँ। सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लो, माइक किसी का ऑन है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग नंबर सीरीज कर रहे थे। देखो ये है एक मिसिंग लेटर्स का, यहाँ पर एक सीरीज बन रहा है जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, तो इसमें आपको मिसिंग लेटर फाइंड करना है कि कैसे एक, जैसे कभी कभी इस तरीके का होता है ABC इस तरीके से ABC, है ना, और इसमें से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे इसको ऐसे हटा देते हैं, तो फिर ये 3 मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है, तो पैटर्न को आपको समझना है, और सी पार्ट आएगा आंसर।
सी पार्ट कह रहे हो आंसर बेटा? यस सर। यस सर। सी यस अगर सर रखते सी हैं, पार्ट है। सी अगर ए रखते ए हैं, बी सी सी बी Yes, sir, सी C सी ए और फिर ए। हाँ एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ। अगर मैं मान लो कि इसमें प्लग कर देता हूँ, ए प्लग कर दिया यहाँ पर, मान लो मैंने यहाँ पर सी प्लग कर दिया, यहाँ पर भी सी प्लग कर दिया, फिर क्या है ए बी प्लग कर दिया। अब कौन सा पैटर्न बन रहा है बताओ? ए बी सी बी सी ए सी तो कहाँ बना? ये पैटर्न तो बना ही नहीं। यस सर, यही तो है, सी सी सी, फिर ए ए बी और नहीं। हाँ सर, अच्छा, पैटर्न नहीं बना। तो सर यही बी पार्ट है सोचना है, शायद। पैटर्न सोचना है तुम्हें, पैटर्न तुम्हें सोचना है बेटा, पैटर्न सोचना है सर तुम्हें। फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट है, ओके यस फर्स्ट सर पार्ट, फर्स्ट पार्ट है। सर फर्स्ट पार्ट। यस सर फर्स्ट है। Yes, sir, फर्स्ट first part. पार्ट, फर्स्ट यस पार्ट सर करके देखते हैं। Yes, sir, first part. फर्स्ट पार्ट को प्लग कर देते हैं, देखो ए बी सी। अब पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? ए बी है ना, क्या दिख रहा है? ए बी सी बी। हाँ क्या क्या कैसे इसको, कैसे पैटर्न कैसा बन रहा है भाई? ए बी डबल सी बी सी, सर ए 5-5 का लिया मैं। 5-5 का लिया हुआ है। यस सर। ए बी सी। अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे तो करने में। ए ए ये लिख दिया मैंने, पूरा लिख दिया है क्या? यस सर, सही तो है, ए बीच में बी और फिर सी सी, फिर हो गया बी बी सी ए, फिर हो गया हाँ। सी सी बीच में सिंगल ए और फिर लास्ट में डबल बी। वही है। यस सर 5 का बन यही रहा है। यस सर 5 का पेयर बन रहा है। बी Yes, sir. डबल सी, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है, बी सी डबल ए, ठीक है। और फिर क्या आएगा? सी ए डबल बी, और फिर क्या आएगा? ए बी डबल सी। ऐसा ही बन रहा है, देखो ध्यान से, डबल ए डबल सी के बीच में बी है, फिर डबल बी डबल ए के बीच में सी है ना, डबल सी डबल, ये पैटर्न है, यही आपको आइडेंटिफाई करना था इसके अंदर, ठीक है। एक सिंपल सा करते हैं भाई, इससे से रिलेटेड एक सिंपल सा करते हैं क्वेश्चन। ओके वेट एक सेकेंड, कॉपी करता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये आया। इसमें मिसिंग नंबर, मिसिंग सॉरी सीक्वेंस कंप्लीट करो इसका, देखो सर डी। सर सी। सर डी। सर डी पार्ट। सर डी। Sir, D part. D part. सर डी। D part. D part. ए बी। सर डी। यस सर डी। ये देखो डी मैंने प्लग कर दिया बच्चे, डी आंसर बोला है किसी ने, तो डी प्लग कर दिया है मैंने। देखो अब इसमें क्या बन रहा है? ए बी। ए बी। ए बी क्या आसान सा था नहीं? ए बी बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ये चौथा पार्ट अगर प्लग कर देता हूँ इसमें, जैसे यहाँ पर ए लिख दूं मैं, और यहाँ पर बी लिख दूं, फिर यहाँ पर भी बी लिख दूं, और यहाँ पर ए लिख दूं, तो ये क्या बन रहा है? ए बी, तो ये हो गया, चौथा आंसर है। तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि कौन सा ऐसा लेटर का जो है ना वो फिक्स कर दें इसके अंदर, ताकि एक पैटर्न सा बन जाए कुछ। जैसे यहाँ पर ए बी बन रहा था लास्ट क्वेश्चन में, ए बी सी बन रहा था, बी सी ए बन रहा था, इस तरीके के। तो ये आपको यही समझना था इसमें। तो आपको मॉड्यूल सबको अपलोड कर दिया गया ना? मॉड्यूल मिल गया ना सबको? नो सर। नो No, sir. नो सर। नो सर। नो सर। ओके ठीक है, तो मैंने बोल दिया है, वैसे मेरे ख्याल से कर देना चाहिए था आज, नहीं तो आज कल में कर देंगे, मैंने बोल दिया था, No, 2-3 दिन sir. पहले ही कर दिया था। मेरे ख्याल से मिल जाएगा बेटा, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले बोल दिया है ना, तो आपको मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए आई थिंक नहीं दे पाए होंगे, जल्दी ही मिल जाएगा आपको। तो प्रैक्टिस करना, उससे आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा एक दो क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। मिसिंग नंबर वाला पार्ट जो है ना वो बहुत बड़ा पार्ट है, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो मिसिंग पार्ट वाला क्वेश्चन जो है ये करते हैं, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है।
देखो मिसिंग पार्ट, ये मिसिंग नंबर जो है आपको ढूंढना है। सर पहले का 94। कितना आसान था। ऑप्शन ए 94। यस सर 94। यस सर 94। अच्छा हाँ सुनो मेरी बात सुनो, इसमें ना एक थोड़ा सा कह सकते हैं ये 94। डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ना कई बच्चों का बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा फट से एकदम बिल्कुल 5 सेकंड में 2 सेकंड में, और कुछ बच्चों का आंसर 1-1 मिनट तक नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक बच्चे का बहुत जल्दी आ जाएगा, एक बच्चे का बहुत टाइम लगेगा। तो ये घर पे बैठ के करने की चीजें हैं, तो मॉड्यूल आपको जल्दी मिलेगा तो घर पे प्रैक्टिस करना। हाँ अब मुझे ये बताओ, कोई एक बच्चा बताओ मुझे कि ये 94 कैसे आया हुआ है, इसका रीजन बताओ। टेबल चल रहा है, 9 का टेबल चल रहा है क्या। सर सेकंड का 66। अरे रुक जाओ, सेकंड का आंसर मत बताओ, पहले फर्स्ट का रीजन बताओ क्या है। इसमें कितना गैप है, 9 है। यस सर। यस सर। यस सर फिर 36 मतलब 9 ऐड किया है, फिर 18 ऐड किया, फिर 27 ऐड किया, फिर उसके बाद 36 9 ऐड का करेंगे। टेबल। हाँ वेरी गुड। और इसमें क्या है, डिफरेंस हो रहा है कुछ, -9 हो रहा है। -9 फिर -7 फिर -5। अच्छा ऐसा चल रहा है क्या, -5। तो अगले वाले में -3। -3 का मतलब 3 ये आएगा 66। -3 करेंगे। हाँ ओके आसान था ये तो। 785 664 ये क्या हो रहा है भाई। सर थर्ड का हाँ बोलो थर्ड का क्या होगा। 301 होगा सर थर्ड का। कैसे सर 301 है। सर कैसे जो एंड के नंबर है सर वो 121 माइनस हो रहा है। सर 76543 क्या हो रहा है, 86420 और 54321। 2 है 5432 तो 1 आएगा। फिर इसके बाद 2468 है, तो अगला वाला क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर 4567 है ना, यूनिट सॉरी 100 के प्लेस पे 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, तो अगले वाले में क्या आना चाहिए, 3। सर सब में से 121 सब सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो 121 है ना, 121 सब में से माइनस हो रहा है। वेरी गुड, वो भी एक ऑप्शन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे करने के लिए, तो प्रैक्टिस करना है इसमें। और डीपीपी आज मिली होगी ना, डीपीपी तो मिल गई ना सबको। वो भी ओपन नहीं होगी अभी ओपन नहीं होगी सर। कोई बात नहीं, क्लास ओपन हो गई। नहीं क्लास के बाद ओपन कर लेना, अभी नहीं, क्लास के बाद ओपन कर लेना उसको, डीपीपी प्रैक्टिस कर लेना। यही नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर, जो मैंने आज कराया है ना, पिछली क्लास में कराया था वही दिया हुआ है। अच्छा एक दो चीजें और भी हैं, देखो ये चैप्टर 1 में बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस है। मेरी बात सुनो, चैप्टर 1 में ना आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, मिसिंग नंबर, वो अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और इस तरह की चीजें होती हैं, जो मिसिंग नंबर्स फाइंड करना, कभी कभी अल्फाबेट को नंबर के साथ मिक्स कर देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अल्टीमेटली मिसिंग नंबर्स या मिसिंग लेटर्स फाइंड करने वाला एक्सरसाइज है ये, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका। टोटल मेरे ख्याल से 10-12 चैप्टर्स हैं इसमें, तो पहला चैप्टर यही था। दूसरा चैप्टर तो बहुत ही आसान है। दूसरा चैप्टर है, इसको कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का क्या है, मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एनालॉजी क्या है, और ये तो आपको देख करके समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये क्या है। मतलब इसमें कुछ समझाने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मुझे तो इसमें समझाने लायक कुछ दिखता ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एनालॉजी चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है ये एनालॉजी। इसमें लिखा है सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स, टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। ये इसके लिए मेजर करने के लिए यूज होता है, ये स्केल मेजर करने के लिए यूज होता है बस। तो एनालॉजी में यही है, एनालॉजी जो एक्सरसाइज है, चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर मेंटल एबिलिटी का, उसमें यही क्वेश्चन होगा। और इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं है। हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज क्या कर सकते हैं एनालॉजी में, कि आपको इसकी जगह पे, ये थर्मोमीटर की जगह पे और सिस्मोग्राफ की जगह पे ना ये नंबर्स दे देंगे आपको। जैसे देखो ये अब ये कह रहा है आपको कि बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा बेटा बोलो। सर 12 है ही नहीं। सर 8 है 8। सर सर स्क्वायर हाफ करा है, स्क्वायर करके हाफ करा है। वेरी यस सर 8 है। ठीक है, ये 36 है, स्क्वायर कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 डिवाइड बाय 2 लो। वेरी गुड, यही एनालॉजी है, यही एनालॉजी है। वेरी गुड, तो इसका मतलब तुम लोग एनालॉजी में एक्सपर्ट हो, तुम समझ जाओगे, ये चीज तुम खुद से कर सकते हो, है ना। तो यही चीज करना है, बस हो गया, खत्म है। और क्या, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें अपना दिमाग यूज करो। सर एक दो एग्जांपल और दे दो, यही वाले मैथ्स वाले, इंग्लिश वाले तो हो जाएंगे।
इंग्लिश वाले हो जाएंगे। चलो ठीक है। ये लो दूसरा एग्जाम्पल है नंबर वाला, ये लो करो। सर ए। सर डी होगा। 31 सर ए कैसे होगा। आ सकते हो? हाँ सर ए होगा, ए होगा। सर 2x+2। सर ए 31। 31 सर। सर हाफ करके माइनस तो 1। क्या हुआ? सर हाफ करके -1 करा है सर। सर हाफ करके -1 subtract कर दिया 1। गया है ना। इसका आधा कर दिया, 42 का हाफ कर दिया और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 64 का हाफ करें 32, 32 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 31। आई होप ये क्लियर है सबको। यस सर। देखो ये एक क्वेश्चन करो। सर 152। सर हाफ करके 2 ऐड कर देना है। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। 32 का हाफ सर करेंगे 152। तो 16 होगा, +2 कर देंगे। इसका हाफ करेंगे तो 19 होगा, +2 कर दिया। तो इसका हाफ करेंगे तो 150 होगा, +2 करेंगे 152। देखो यही एनालॉजी है, यही आपका एनालॉजी है। आई होप समझ में आया होगा सबको। ठीक है जी। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। यस सर, यस सर। पहले का तो आंसर मुझे 1 सेकंड में ही स्ट्राइक कर गया। इस बार मेरा भी दिमाग चल गया। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैथ का ना टेस्ट है इनका 14 तारीख को। हाँ मैम, वो आपने बुकलेट अपलोड कर दिया? हाँ सर, वो करवा दिया। एक्चुअली कुछ इशू आ रहा है, वो ना शो नहीं कर रही है, तो मैं उसके लिए कंप्लेंट डाल दी है मैंने। वो हो जाएगी अभी। और आप ना इनको पैटर्न समझा देना टेस्ट का। ठीक है मैम, ठीक है मैं बता दूँ। हाँ सर 520। देखो ये मेरे ख्याल से मुझे एक बार में स्ट्राइक कर गया ये चीज। 520। हाँ, इसका क्या रीजन है? इसका क्यूब हो रखा है और फिर उसमें क्या किया गया है, 6 माइनस कर दिया गया है। हाँ, तो इसका 8 का क्यूब कर दो और उसमें से 8 माइनस कर दो, तो ये होता कितना है पता है? 8 का क्यूब कितना होता है? 512। हाँ सॉरी, प्लस हाँ प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब होता है 512, 512 में 8 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 520। ये पहला आंसर। ये देखो ये दूसरा वाला 17 पार्ट। सर डी है। कैसे? सर मैंने तो सर लास्ट का ही लेटर लिया है सर, जैसे PQR हुआ और फिर सर RSTUV। हाँ, ये +1 है, ठीक है। इसमें +2 + 1 हो रहा है। +2 + 1 +2 + 1। यस सर, +2 + 1। +2 + 1 हो रहा है ना। देख लिया सबने कि C के बाद DE को छोड़ के F लिख दिया, E के बाद EF को छोड़ के G लिख दिया, J के बाद J KL को हटा के फिर M लिख दिया है ना। तो मतलब +2 + 1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? सर डी हो जाएगा। ये सर वैसे I वाला होगा। सर लास्ट पार्ट होगा। हाँ बिल्कुल। देखो सुनो, तुमने खाली कह रहे हो ना कि एक ही लेटर देख लिया मैंने। कभी कभी ना जानबूझ के, वो यहाँ पर तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी जानबूझ के यहाँ पर ना 2 बार I डाल देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा उससे, तो इसलिए पूरा देख लेना चाहिए। वो सर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हर एक लेटर अलग अलग था लास्ट में, इसलिए मैंने वो किया। हाँ, इंटरेस्टिंग बात मैं तुमको बताऊं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, मैंने NTSC आर्काइव से लिया हुआ है। ये दोनों NTSC में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आप देख सकते हो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं NTSC में। ये NTSC के क्वेश्चंस हैं। ये NTSC में 100 क्वेश्चन जो आते होंगे तो उसमें से ये 2 क्वेश्चंस मैंने पिक कर लिया है। किसी साल का होगा, मैं एग्जैक्ट ईयर इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट ये है NTSC का ही है। NTSC आपको जो मॉड्यूल मिलेगी ना बेटा, उसमें NTSC आर्काइव नाम का एक सेक्शन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मॉड्यूल, तो उसमें कैल्विन प्रैक्टिस लेवल 1 होता है, कैल्विन प्रैक्टिस लेवल 2 होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिर उसके बाद NTSC आर्काइव के नाम से एक सेक्शन है। ठीक है सर मॉड्यूल का लिंक वर्क नहीं करता। सुनो मेरी बात सुनो, मैथ्स का तो मॉड्यूल मिल गया ना, मैथ्स का तो देखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है,
मैथ्स में है ना, मैथ्स वाले सेक्शन में भी आर्काइव नाम का एक सेगमेंट है। तो वैसे मैट का जो मिलेगा आप लोगों को, मैम बता रही थी ना अभी कि आपको मिल जाएगा, अभी 1-2 दिन में मिल जाएगा वो मॉड्यूल, ठीक है। आप लोग वैसे अभी डीपीपी से प्रैक्टिस करना। तो एनटीएससी का जो मॉड्यूल मिलेगा उसमें आर्काइव है, उसमें एनटीएससी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर में, लास्ट 5-6 ईयर्स में, उसका कलेक्शन करके रखा हुआ है सभी चैप्टर का। तो वो आप देख लेना, उसमें से क्वेश्चन पिक किया है मैंने, ठीक है। पहली बात कि आप लोगों को मॉड्यूल 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल से कल तक मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि अपलोड तो किया है लेकिन कोई इशू आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोगों का संडे को जो है, कमिंग संडे को एनटीएससी का एग्जाम है, मतलब जो आपका फोर्टनाइटली टेस्ट होता है उसका एग्जाम है एनटीएससी का, ठीक है। तो इस एनटीएससी के एग्जाम में जो है, ये फोर्टनाइटली टेस्ट में आपका फोर्टनाइटली टेस्ट जो होगा, इसमें जो एनटीएससी है मैथ सेक्शन, एक मिनट रुक जाओ, मैथ सेक्शन जो है, ये मैथ सेक्शन में 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, टाइम 2 आवर्स होगा, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ना, मिसिंग नंबर वाला, मिसिंग नंबर लेटर्स, ठीक है। यही से इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, मिसिंग नंबर्स एंड लेटर्स से ही क्वेश्चन आएंगे। और एनालॉजी आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो एक एनालॉजी का भी ऐड कर देते हैं। एनालॉजी तो बहुत ही सिंपल है बेटा, वो कोई स्पेशल तो है नहीं कुछ इसमें। तो ये 3 टॉपिक से, सॉरी 2 टॉपिक, और सर 2 टॉपिक से, मिसिंग नंबर लेटर वाला। 30 से 40 मैथ्स के भी क्वेश्चन आएंगे? नहीं, इस बार नहीं आएंगे, अभी 30 से 40 क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 2-4 से मतलब वो उस तरीके से नहीं होगा जो आप एनटीएससी का एक्चुअल समझ रहे हो। वो जो मॉक पेपर करेंगे ना, एक्चुअल मॉक पेपर, ठीक है, जो 5-7 मॉक पेपर्स होंगे उसमें ऐसा आएगा, अभी नहीं आएगा वो, ठीक है। सर ये सिर्फ मैथ का ही तो है? हाँ, ये मैट है, खाली इस बार मैट है, ठीक है। मिसिंग नंबर लेटर टॉपिक आएगा, और एनालॉजी जो अभी हम लोगों ने किया ना, जस्ट अभी किया एनालॉजी, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। अरे भाई मैथ का मॉड्यूल नहीं बना। बता तो दिया बेटा, आप कितनी बार मुझसे एक ही बात बुलवाओगे। अभी तो मैंने क्लैरिटी के साथ बोला ना कि अपलोड किया है, कोई इश्यू आ रहा है 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, है ना। और कमिंग संडे को मैथ का टेस्ट है, हाँ, कमिंग संडे को मैथ का टेस्ट है। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, टाइम 2 आवर्स होगा, और क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड आएंगे, इन 2 टॉपिक से आएंगे, मिसिंग नंबर लेटर्स और एनालॉजी से आएंगे। आई होप ये क्लियर है, कम्युनिकेशन प्रॉपर चला गया सबके पास, ठीक है। यस सर। हाँ सर अब हम लोग क्लास को डिसकंटिन्यू करते हैं, और हाँ, क्लास को डिसकंटिन्यू करते हैं आज के लिए। और किसी को कोई डाउट हो तो रुक सकता है, पूछ सकता है डाउट। सर इशिका कंसल ने एक डाउट पूछा है सर, वो एक बार बता दो। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+4, n+8, n+12 and n+16 is divisible by 5। सर ये एग्जांपल में है। यस सर। ओके, यस सर। क्लास इज ओवर, जिसको डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं। ये क्या हो गया? ये रहा क्वेश्चन। So that only one out of n, n+4, n+8, n+12, n+16 divisible by 5, where n is any positive integer. Okay. n+1 एक ही डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि 5 से डिविजिबल है ना, तो हम देखो क्या लिख सकते हैं कि एनी इंटीजर कैन बी ऑफ द form 5m, 5m+1, 5m+2, 5m+3, 5m+3, 5m+4। केस 1, अगर इंटीजर यानी एनी इंटीजर है ना, केस 1, इफ इंटीजर इज द फॉर्म, इंटीजर इज 5m है ना, इज ऑफ द फॉर्म 5m, अगर 5m के फॉर्म का इंटीजर है बेटा, तो n क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, एनी इंटीजर n लिख देते हैं यहां पर। एनी इंटीजर n कैन बी ऑफ द फॉर्म 5m, 5m+1, 5। ये जो आपका n है ना, क्वेश्चन में जो n है वो n कैसा हो सकता है, n या तो 5m हो सकता है, या 5m+1, या 5m+2, 5m+3, 5m+4, ठीक है। और अगर n 5m के फॉर्म का हुआ है ना, केस अगर n 5m के फॉर्म का हुआ, देन इट इज डिविजिबल बाय 5 क्लियरली, क्योंकि 5m है। बट n+4 which is 5m+4 is not divisible,
है ना? क्यों? क्योंकि 5m + 4 आपको लगता है कभी भी 5 से डिविजिबल होगा? इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 5m + 4 इज क्लियरली नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 5 से जब भी हम 5m + 4 को डिवाइड करेंगे इट विल लीव रिमाइंडर 4। आई होप क्लियर है ये, ठीक है? सिमिलरली हाँ डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग से हाँ, सिमिलरली n + 8 which is equal to 5m + 5 + 3 है ना? क्योंकि n तो 5m लिया हुआ है तो 5 + 3 और ये 8 को 5 + 3 लिख सकते हैं, दैट मींस 5 × m + 1 + 3। दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, सॉरी डिविजिबल बाय 5, ठीक है? Similarly, n + 8, n + 12, which is equal to 5m + 10 + 2, which is 5 times m + 2 + 2, है ना? और n + 16, which is 5m + 15 + 1, which is 5 times m + 3 + 1, ठीक है? ये सब के सब देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, है ना? देखो ध्यान से, ये मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गया। हाँ, ठीक है? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें समझना ये जरूरी है कि जो हमारा इंटीजर n था वो n जो है वो 5m, 5m + 1, 5m + 2, 5m + 3, 5m + 4 के फॉर्म का होगा। अगर 5m के फॉर्म का हुआ तो क्लियरली डिविजिबल बाय 5 है, बट रेस्ट ऑफ द फॉर्म किसी भी फॉर्म का हुआ तो हम देख सकते हैं कि सभी केसेस में 3, 2, 1 ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं हमारे पास। दैट मींस कोई भी बाकी जो फॉर्म होगा वो डिविजिबल नहीं होगा। इस केस में 4 रिमाइंडर आ रहा है, इस केस में 3 आ रहा है, इस केस में 2 आ रहा है, इस केस में 1 आ रहा है, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है? अब यहां से इसके बाद केस 1 के लिए हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट लिखोगे जिससे ये कह सकते हैं एक तीर से कई सारे शिकार हो जाएंगे। एक तीर से 2 शिकार नहीं, एक तीर से ढेरों शिकार हो सकते हैं। देखो क्या लिखोगे आप, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर n is equal to 5m + 1, 5m + 2, 5m + 3, 5m + 4, ठीक है? अब यहां पर आपको डाउट लग रहा होगा कि ये लिख देने से क्या बात बन जाएगी? बिल्कुल बात बन जाएगी, कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी इसमें मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है? परफेक्ट आंसर है यही, ऐसे ही लिखना ही चाहिए। बस एक करेक्शन यहां पर ये होगा कि केस 1 की जगह पे यहां पर ये केस 1 को आप हटा दो, बस केस 1 को क्लियरली यहां से हटा दो, साफ साफ हटा दो यहां से, बस खत्म। यहाँ पर ये लिख दो खाली कि इफ इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5m then n is equal to 5m और it is divisible by 5, but n + 4, n + 8, n + 12, n + 16 ये जो है डिविजिबल नहीं होंगे। और सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर केसेस। अब ये इतना सारा कुछ अगर हम लिखेंगे, ये सबके लिए अलग अलग करके दिखाएंगे बेटा, तो उसमें तो हो गया, उसमें तो 5 पेज भर जाएंगे। पहले वाले केस में ही 1 पेज पूरा भर गया, तो बाकी 4 केसेस के लिए भी 4 पेजेस और भरेंगे तो 5 पेज का सॉल्यूशन आ जाएगा। उतना जरूरत ही नहीं है। यहाँ से कोई भी एग्जामिनर जब देखेगा आंसर तो समझ जाएगा कि बच्चे को पता है कि कैसे करना है। सिमिलरली आप अगर लिखते हो ना तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सर सीबीएसई अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आया तो तब भी 5 मार्क्स के लिए ही बताया है, 5 मार्क्स के हिसाब से ही बताया है। सर इससे प्रूफ कैसे होता है कि 5 पॉजिटिव इंटीजर है? n पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर है। वो गिवन होता है कि वो दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ठीक है? n को तो पॉजिटिव इंटीजर माना ही है हमने, वो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, वो कह रहा है n कोई भी समझ में आ गया। और कोई डाउट बच्चों किसी को? सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। सर ये भी एग्जाम्पलर का ही है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है सर? शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 2 नंबर का आएगा बेटा। If 3 is the least prime factor of a and 7 is the least prime factor of b, if 3 is the least prime factor of number a and 7, तो a and 7 का least prime factor कौन सा होगा? 21 ले सकते हैं, नहीं 3 is the least prime क्या है? 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर है a का और 7 लीस्ट प्राइम फैक्टर है b का। ओके तो लीस्ट प्राइम दोनों ही ऑड नंबर होंगे या फिर सर दोनों ऑड नंबर होंगे और जब 2 ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो इवन आता है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर, हाँ सही बात है, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, 2 आ जाएगा। हाँ सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा, लीस्ट प्राइम फैक्टर है तो सही लॉजिक दिया इसने, बिल्कुल। और क्या क्वेश्चन है? कॉन्सेक्यूटिव वाले में मैम सर n और n + 1 करके छोड़ देना है।
हाँ हाँ हाँ। सर लेकिन मुझे उसका मेथड समझ में आया कि वो होगा कैसे। कौन सा? सर जो कौन सा? मैंने लिखा है चार्ट में क्वेश्चन 3 इज द क्या है? लीस्ट प्राइम नंबर। नहीं आया समझ में, ठीक है चलो मैं करता हूँ। देखो 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। ये है क्वेश्चन। 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए। ए के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ए को तुम कैसे लिख सकते हो? ए को लिख सकते हो 3 पावर समथिंग है ना, प्लस इंटू 5 पावर समथिंग है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। 5 पावर K1 7 पावर। तो ये प्राइम नंबर्स हैं इसके, K2 इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया ये? तो और B जो है वो क्या है? एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर B। तो B जो है उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 है। उसके बाद बाकी जो है ऑब्वियसली सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 है, तो आगे के प्राइम नंबर्स जो होंगे वो फैक्टर हो सकते हैं उसके, ठीक है। जैसे 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, इस तरीके से और भी हो सकते हैं। पावर कुछ होगा K1 K2 इस तरीके से, या K3 ले लो, K4 ले लो, इस तरीके से कुछ होंगे। अब इसमें देखो ध्यान से देखो, ये ऑब्वियसली प्राइम फैक्टर की बात चल रही है, तो 2 तो इसमें कहीं आना नहीं है। इसमें 2 कहीं ए में कहीं 2 थोड़ी आएगा, क्योंकि 2 तो है ही नहीं। कह रहा है लीस्ट प्राइम फैक्टर ही जब 3 से ही स्टार्ट हो रहा है प्राइम फैक्टर, तो आगे के जितने भी प्राइम फैक्टर्स उसके होंगे सारे ऑड ही होंगे ना, 2 तो कहीं आएगा ही नहीं। तो ये ओवरऑल एक नंबर जो होगा वो ऑड नंबर होगा, क्योंकि ऑड को कितनी बार भी तुम मल्टीप्लाई कर लो ऑड नंबर ही आएगा। ये समझ में आया? यस सर। हाँ, अगला वाला भी सेम कह रहा है कि 7 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है। तो भाई 7 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, तो उसके आगे के प्राइम नंबर्स तो 11 होते हैं, 13 होते हैं, 17 होते हैं, 19 होते हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये भी जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? एक ऑड नंबर ही होगा। यस सर। ठीक है, तो A प्लस B क्या आएगा? ऑड प्लस ऑड, इवन, है ना। A प्लस B की वैल्यू क्या आएगी? एक ऑड नंबर आएगी, सॉरी ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर आएगी, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन। दैट मींस इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है? सर 2। यही आंसर बच्चों ने दिया हुआ है। कई बच्चों ने आंसर लिखा है आपके कमेंट बॉक्स में, वही चीज बताया बच्चों ने। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट है किसी को बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 रूट इन्फिनिटी? ओके ठीक है। 6 इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। हमने क्लास 9 में भी किया था। हाँ, जैसा क्लास 9 में इन्फिनिटी को x के इक्वल ले लेते हैं, इसको x के इक्वल ले लेते हैं। फिर ये जो है ना, ये रूट सिक्स ये चलता जा रहा है ना, तो ये जो वैल्यू है इसको x से रिप्लेस कर देते हैं, इसको x से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 प्लस एक्स हो जाए, क्योंकि ये यही तो चलता जा रहा है, रूट सिक्स यही तो x है ना। तो यहाँ से क्यों ना हम इसको x ले लें, तो ये x के बराबर हो जाएगा। और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो 6 प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर x की वैल्यू -2 और 3 आ गया। फिर से फैक्टराइज कर दियो। बट हम स्प्लिट करेंगे तो x की वैल्यू 3 और -2 आ रही है। हाँ, तो 3 आंसर माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट में है, तो इसलिए हम 3 लेंगे। 3 आंसर। यस सर 3 है। यस 3 लेंगे आंसर। और कोई डाउट किसी को? जिन बच्चों को डाउट नहीं है दे कैन लॉग आउट, ठीक है। कोई डाउट है तो बच्चों बताओ, नहीं तो मैं लॉग आउट करता हूँ। गुड इवनिंग सर। सर एक बार इसका आंसर बता दो। सर गुड नाइट। क्या गुड नाइट? हाँ बोलो क्या? 1 + 9 + 9 स्क्वायर टिल 9 पावर 106 है। यूनिट डिजिट। फिर से बोलो 9 + 9 स्क्वायर 1 + 9 + 9 स्क्वायर हाँ प्लस टिल 9 पावर 106। हाँ, यूनिट इसका क्या डिजिट। कर यूनिट डिजिट। तो देखो ध्यान से देखो, 9 का पावर इसमें क्या हो रहा है कि 9 + 1 ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। इन दोनों को मिला के यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हटा ही देते हैं, इसका कोई यूज ही नहीं है। अब इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, ये 2 से लेके 106 तक है ना। 3 भी है ना, 9 पावर 3 भी है ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो देखो अगले वाले में यूनिट डिजिट क्या आएगा पता है? 9 आएगा। समझ रहे हो? फिर से अगले वाले में 1 आएगा, फिर 9 आएगा। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा ये जो 1 + 9 1 + 9 कितने पेयर्स बनेंगे? इस तरीके से 53 पेयर्स बनेंगे। कैसे भाई? टोटल 106 है ना, टोटल 106 है तो 53 पेयर्स बनेंगे ना, 2 को करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, सब में 0 0 करके 53 × 0। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। सर बट लास्ट में तो 9 पावर 106 है, तो सर वो तो रह जाएगा।
यस सर, वो तो समझे 1 आ नहीं। जाना चाहिए ना। अरे समझ ही नहीं आ रहा है यार। हाँ क्या कह रहे हो? सर जैसे 9 पावर 104 और 105 को 0 आएगा, और फिर जो 9 पावर 106 होगा सर, ऐसे जैसे 1 को हम लोग 9 पावर 0 ले लेते हैं, तो एक हाँ ऑड है, एक इवन है, एक ऑड है, एक काम तो करो, उसका एक काम 0 आ करो, रहा है। सुनो 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 सुनो, एक काम करो, मुझे लगता है मैंने मिस्टेक कर दिया। एक काम करते हैं, ये 1 से स्टार्ट, मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया था, 1 से स्टार्ट करना चाहिए था हमें। ये 1 है, 1 से 2 लेकर के ये इधर से पेयर बनाओ। ये मैं फिर से दोबारा कर देता हूँ इसको, दोबारा कर देता हूँ इसको, देखो। सर 9 टू द पावर 0 से भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, 9 पावर 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है। लो 9 पावर 106 था ना, तो देखो ये दोनों मिलके पेयर बन के 0 हो जाएगा। ऐसे ही 9 पावर 3, 9 पावर 4 0 हो जाएगा। और ये इसके पीछे जो 9 पावर 105 आएगा, ये दोनों मिलके, ये देखो अब पेयर बन रहा है 53। कितने पेयर्स हैं यहाँ पर? 53 पेयर्स हैं, नहीं है ना? 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने वहां पर 2 से ले लिया था, यहाँ पर 1 से एक्चुअली 1 स्किप कर गया था। तो देखो ये 1 और 2, ये 9 पावर 1, 9 पावर 2 मिलके 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट ये भी 0 हो जाएगा। 9 पावर 3, 9 पावर 4, इस तरीके से आगे सारे जो है ना, 9 पावर 105, 9 पावर 106, ये भी 0 दे देगा, और फिर ये खाली 1 बच जाएगा। तो आंसर 1 है, सॉरी ये इसका आंसर 1 होगा, 0 नहीं होगा, आंसर 1 होगा। सर ये आई सेम होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कैसे आया था? और मैंने इसका आंसर 1 ही लिखा था। सेम क्वेश्चन आया था सर उसमें 9 पावर 106 था, 1006 सॉरी। तो अलग हो गया ना। अच्छा सर इवन था तब भी लेकिन सही है, तब भी सही सर है। लेकिन हाँ मेरा आंसर गलत आ रहा था। चलो देख लूंगा मैं, वो क्या था क्वेश्चन, देख लूंगा मैं, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं उसको। और कोई डाउट है बच्चों? चैट में अरे कितने क्वेश्चंस रखा हुआ है तुमने? ये क्या आ गया? ये है क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 2 पावर 3, क्या लिखा हुआ है बेटा? a इज इक्वल टू 2 पावर, yes sir, a equal to 2 power 3 into 3 and b equals to 2 into 3 into 5 and c equals एक to मिनट 3 एक मिनट, power n into 5. a की वैल्यू 2 पावर 3 इंटू 3 है, तो 9 क्यों नहीं कह रहे हो? 2 No पावर 9 ma'am, क्यों नहीं? no sir, no, 2 power 3 और into में 3 अलग से है। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? yes ठीक है। sir, a की वैल्यू है 2 पावर 3 इंटू में 3, ठीक है। फिर b की वैल्यू है 2 पावर 3, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये तो 5 3 जब 15, 15 तो 30 हुआ ना। yes sir, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये है ना? yes sir. और एलसीएम क्या दिया हुआ है एबीसी का? एलसीएम Sir, एबीसी 2 power 3 into 3 power 2 into 5. 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 5, यही है ना? तो देखो एलसीएम sir. वैसे होगा क्या? एलसीएम वैसे होना क्या चाहिए पता है? ये एलसीएम जो होना चाहिए, देखो 2 पावर 3, इसमें 2 पावर 3 है यहाँ पर, और इसमें तो 2 पावर कुछ लिखा ही नहीं है ना? कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर, 2 पावर 1 है, तो अल्टीमेटली हाईएस्ट पावर तो 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 3 होना चाहिए था। फिर 3 पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 3 पावर 1 है, यहाँ पर 3 पावर n है, तो बेसिकली 3 पावर n होना चाहिए हाईएस्ट पावर, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो ये 5 है ना? अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 पावर 5 नहीं है, ये 5 है, इंटू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हो गया 3 पावर n 3 पावर 2 के बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं ना, हाईएस्ट पावर पिक करते हैं। तो देखो Yes, यहाँ sir. 3 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर n है, तो हाईएस्ट पावर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 पावर n है, तो एलसीएम 3 पावर n होगा। बट एलसीएम जो दे रखा है वो 3 पावर 2 है, इसलिए 3 पावर 2 3 पावर n के बराबर होना चाहिए। yes sir, okay sir, thank you. और कोई डाउट है किसी को? आई होप नहीं। हाँ बोलो 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 बोलो। सर आपने सर ये सभी क्वाड्रेटिक में जो आपने पढ़ाया सर, आपने कोऑर्डिनेट्स जब वर्टेक्स निकाला सर, हमें कैसे पता कि वो वर्टेक्स होगा, उसका एस कोऑर्डिनेट ये होगा बी अपॉन वो, सब हमें कैसे पता चला? वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। वैसे देखो कैसे होता था, वो जो किया था ना वो इस तरीके का था, ये था ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इस तरीके से लिखा था, उसको मैंने a लिख दिया, ठीक है। फिर x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी लिख दिया, c बाई a लिख दिया, फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दिया। तो इसको ना इस तरीके से लिखा जा सकता था, b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, है ना? देखो ध्यान से,
इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मुझे तो याद हो गया ना, ये एक्सप्रेशन तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यही बन जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब इस चीज को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ये लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि देखो ध्यान से, ये ए जो है अगर पॉजिटिव हुआ, ए अगर पॉजिटिव हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है ना बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर ये स्क्वायर हो रखा है, और ये तो बहुत छोटी वैल्यू है क्योंकि एबीसी तो कांस्टेंट है ना, एबीसी कांस्टेंट है तो उनकी क्या औकात है, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। बट अगर हम x प्लस बी बाई 2a की बात करें तो भाई x तो वेरिएबल है, तो x की वैल्यू अगर हम 50 करोड़ ले लेंगे तो ये वैल्यू 50 करोड़ का स्क्वायर हो जाएगा, समझ पा रहे हो। b और a की तो कोई औकात ही नहीं है, b और a की तो कोई औकात नहीं है, तो x जो है यहाँ पर लीड करेगा, ठीक है। और a अगर पॉजिटिव हुआ तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, a अगर पॉजिटिव हुआ तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये पैराबोला बन जाएगा ऊपर की तरफ वाला, ठीक है। इनफैक्ट x की वैल्यू घटाते भी जाएंगे, छोटी वैल्यू करते जाएंगे, बहुत छोटी -1000 -10,000 -15,000, तो भी ये स्क्वायर करके ये वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का बनेगा। तो बात ये हो जाती है कि ये बढ़ती ही जाएगी, तो भाई मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जो इसको मैक्सिमम कर रहा है, जो इसको रोक नहीं पा रहा है, जो इसको बढ़ाते जा रहा है, उसको तुम अगर जब 0 कर दोगे ना तो उस केस में इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। इनकी क्या औकात है, ये 4ac माइनस बी स्क्वायर, कुछ नहीं, कांस्टेंट है, कोई औकात नहीं है इसकी। ये डिसाइड कर रहा है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो है ना, ये डिसाइड कर रहा है कि ये वैल्यू कितना बढ़ेगा। तो भाई जो बढ़ा रहा है वैल्यू, इनफैक्ट x प्लस बी बाई 2a जो बढ़ा रहा है वैल्यू, उसको जब हम 0 कर देंगे ना, जब हम इसको 0 कर देंगे, ये जो बढ़ाने वाला पार्ट है, ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो इस ओवरऑल वैल्यू को ऊपर ले जा रहा है, इसको अगर हम 0 कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और इसको जब 0 करोगे बेटा तो x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a लेनी होगी, और जब ये 0 हो जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पर 4a स्क्वायर होना चाहिए था, मैंने एक मिस्टेक कर दिया, 4a स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो 4ac। ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं ना, ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। और हाँ, जब a लेस देन 0 होगी तो उल्टा केस हो जाता है, तब a जब लेस देन 0 होगी तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी, नीचे ले जाएगा। कौन नीचे ले जा रहा है, एबीसी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर की तो कोई औकात ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो कौन ले जा रहा है, x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर जो है इसको नीचे ले जा रहा है। तो इसको 0 कर दो फिर से वही घूम फिर के बात आ गई कि x की वैल्यू जब माइनस बी बाई 2a लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी हमें वो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a मिल जाएगी। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। ये ना समझो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं सर। गुड इवनिंग सर। Good night, sir. Good evening, sir. Good night, good night, Good night, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Bye, Good night, sir. बच्चों, good night, bye. Good night.